Hello, my dear students. How are you all? Today we read chapter number 1, Business Studies. Chapter number 1 is Business, Trade and Commerce. ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर को आधे से ज़्यादा फिनिश कर दिया था. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी. पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर इंडिया सब कॉन्टिनेंट की पोजीशन, इंडिया की पोजीशन क्या थी बिटवीन द फर्स्ट एंड सेवन्थ सेंचुरीज. India is established to have the largest economy of the ancient and medieval period world. ठीक है, देखिए 7th सेंचुरी के अंदर, फर्स्ट और 7th सेंचुरी के अंदर इंडिया जो था वो एक सबसे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी जो थी माना जा रहा था. ठीक है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर हमारे इंडिया को काउंट किया गया था. कंट्रोलिंग अबाउट 1/3 एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ, जो कि पूरे वर्ल्ड की वेल्थ को, पूरी वर्ल्ड की जो इनकम थी उसको 1/5 और 1/3 और 1/4 ऑक्यूपाई करके रखा था. द कंट्री वॉज ऑफन रेफर्ड टू एज स्वर्ण भूमि एंड स्वर्ण द्वीप. ठीक है ना, जो हमारी जो कंट्री थी उसकी जो लैंड थी उसको स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था. In the writing of many travelers such as Megasthenes, Fahin, ठीक है ना, फाहिन और हुइनसंग. ठीक है ना, ये जो दो लोग थे, ये जो दो लोग थे ना, इन दो लोगों के जो ट्रैवलर थे, इन्होंने हमारे इंडिया के बारे में लिखा था. अल बुरनई 11th सेंचुरी, इब्न बतूता 11th सेंचुरी, फ्रेंचमैन फ्रैंकोइस 17th सेंचुरी एंड अदर्स. दे रिपीटेडली रेफर टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. इन्होंने बार बार यही चीज़ को बताया कि हम ये जो इंडिया था कितना ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर इतना इसका सपोर्ट था, और इसको स्वर्ण भूमि का नाम से भी बताया था. ठीक है, The pre-colonial period in Indian history was an age of the prosperity for Indian economy and made the European embark great voyage of discovery. Initially, they came to plunder, but soon realized the rewards of trade in exchange of gold and silver. यानी कि जो ट्रेड किया करते थे ना, ये एक्सचेंज करा करते थे इसके बदले में गोल्ड और सिल्वर को. डिस्पाइट द ग्रोइंग कमर्शियल सेक्टर, इट इज़ एविडेंट that the 18th century India was far behind Western Europe in technology. इंडिया जो था 18th सेंचुरी के अंदर वो पहले ही मतलब पीछे था वेस्टर्न यूरोप टेक्नोलॉजी के अंदर. इनोवेशन एंड आइडियाज़ विद द इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया, जो कि इनोवेशन और ये क्या करते थे, इनोवेशन आइडियाज़ जो थे और टेक्नोलॉजी तो ये ही इंक्रीज करती थी कंट्रोलिंग ईस्ट इंडिया को. कंपनी कॉजिंग लेक ऑफ फ्रीडम एंड नो ऑक्यूरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंटिस्ट रिवोल्यूशन. लिमिटेड रीच ऑफ एजुकेशन टू द मासेस पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रेफरेंस टू द मशीन्स ओवर मैनुअल स्किल्स मेड इंडिया अ कंट्री विच हैज वॉज प्रॉस्पीरियस बट विथ पीपल हु वर पुअर. इंडिया जो था वो एग्रीकल्चर और साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बीच में थोड़ी सा पीछे हुआ था, और एजुकेशन भी से भी थोड़ा सा पीछे था. ठीक है, जिससे कि यहाँ पर लोग तो रहते थे प्रॉस्पेरियस लोग, लेकिन जो लोग रहते थे वो थोड़े से ज़्यादा पुअर थे, गरीब थे. द ब्रिटिश एम्पायर बिगन टू टेक रूट्स इन द मिड 18th सेंचुरी. अब ब्रिटिश एम्पायर का रूल आने लगा 18th सेंचुरी के अंदर. द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड रेवेन्यूज जनरेटेड बाय द प्रोविंसेस under its rules for purchasing Indian raw material, species and goods. Hence the country's inflow of bullion that used to come on account of foreign trade stopped. This changed the condition of the Indian economy from being an exporter of processed goods to the exporter of raw material and buyer of manufactured goods. इंडिया बीइंग टू री इंडस्ट्रियलाइज, इंडिया जो था वो किस तरीके से वापस से इसने अपने इंडस्ट्रीज को दोबारा से स्टार्ट करा. आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी स्टार्टेड एंड इंडिया वेंट टू सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. है ना, ये जब प्रोसेस स्टार्ट हो गई,
जब रीबिल्डिंग दोबारा से बिल्डिंग जो थी वो स्टार्ट होने लगी, इकोनॉमी स्टार्टेड, द इंडिया वेंट टू सेंट्रलाइज प्लानिंग। इंडिया ने क्या करा, सेंट्रलाइज को प्लान करा। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1952। फर्स्ट 5 ईयर का प्लान जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था 1952 में। ड्यू इंपॉर्टेंस यानी कि पंचवर्षीय योजना जो थी वो इम्प्लीमेंट की गई थी 1952 के अंदर। ड्यू टू इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स। ठीक है ना, इसमें इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया गया था, मॉडर्न इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आए और साइंटिफिक इंडस्ट्रीज को भी लेकर आए, जिसमें से स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट किया गया था। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स द इंडियन इकोनॉमी could not develop at a rapid pace. Lack of capital formation, rise in population, huge expenditure on defense and inadequate infrastructure were the major reason. यानी कि इस चीज़ को जब जैसे ही हम लोग सोच रहे थे, हम हमारे इंडिया के अंदर ऐसा हो रहा था कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन सब चीज़ों को कौन रोक रहा था? कैपिटल, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल नहीं थी, अमाउंट नहीं था, ह्यूज एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हुआ करता था डिफेंस के अंदर, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर था, मतलब कुछ भी तरीके से कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया हुआ था, सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं बैठाया गया था। ये एक बहुत ज़्यादा बड़े इशू थे, बहुत ज़्यादा बड़े रीजंस थे, जिसके कारण से इंडिया ने क्या करा, बहुत ही ज़्यादा हैविली क्या करा, मतलब लोन्स वगैरह ले लिए, बोरोइंग विद फॉरेन सोर्सेज, एंड फाइनली अग्री टू द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991। और फाइनली इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के अंदर 1991 के अंदर ये आ गया। द इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अब जो इंडियन इकोनॉमी था वो सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी के अंदर काउंट होती है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर। टुडे एंड आई प्रेफर्ड एफडीआई डेस्टिनेशन, राइजिंग इनकम्स, savings, investment opportunities, increased domestic consumption and younger population ensures growth for decades to come। यानी कि क्या हो गया इन सब ने हमारे इंडिया में क्या होगा, एवरेज इनकम जो लोगों की वो इंक्रीज होने लग गई, सेविंग्स इंक्रीज होने लग गई, इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज आए, इंक्रीज हुआ डोमेस्टिक कंजम्पशन, एंड द यंगर पॉपुलेशन इंश्योर्स ग्रोथ फॉर डिकेड्स टू कम। द हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैव been identified which are likely to grow at the rapid pace world over, and the recent initiatives of the government of India। और इंडिया ने भी क्या करा, बहुत ज़्यादा अलग अलग इनिशिएटिव लेकर आए ताकि इंडिया को और भी ज़्यादा स्किलफुल बना सके, जिससे कि इकोनॉमी हमारा इंडिया की इकोनॉमी जो थी और भी अच्छे से बूस्ट हो पाए। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट का कुछ स्लोगन्स लेकर आए, कुछ एक स्किल मेक इन इंडिया लेकर आए, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड रोल आउट ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और इसी को ही एफटीपी के थ्रू, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थ्रू इसको आगे की तरफ लेकर आए, जिससे कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड बैलेंस से लेकर आ सके, कर सके, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो था हमारे इंडिया का बराबर हो सके। सेक्शन 2 के अंदर अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। अब नेचर क्या होता है बिजनेस का, ठीक है, और इसका कंसेप्ट क्या होता है वो अभी हम लोग देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, द टर्म बिजनेस इज डराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। जो बिजनेस था, ये बिजनेस का सबसे टर्म जो थी, वो सबसे टर्म जो लेकर आए थे वो लेकर आए हम लोग बिजी से। दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, जिसका मतलब होता था बिजी। हाँ, however in a specific sense business refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production and or a sale of goods and services with a view of to earning profit। यानी कि क्या हुआ, ये एक ऑक्यूपेशन लेकर आया जिसके अंदर से ये इंगेज किया गया लोगों को द्वारा कि जो गुड्स थे उनको परचेज करा गया, उनको सेल्स करा गया, और सर्विसेज थी, इनके थ्रू जो सर्विसेज ली जाती थी, ठीक है ना, उसके थ्रू ये लोग क्या करते थे, अर्न करते थे प्रॉफिट को। The activity may consist of production or purchase of goods or sale or exchange of goods or supply of services to satisfy the needs of the other people। ये सर्विसेज दिया करते थे जिससे लोगों की नीड्स को वो सेटिस्फाई कर दिया करते थे। ठीक है, आर दोज बाय विच वी कैन in every society people undertake various activities In every society, people undertake various activities to satisfy their needs. These activities may be broadly classified into two groups। ये जो लोगों की जो नीड्स थी उनको सेटिस्फाई करना, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हुआ करती थी, और ये एक्टिविटी के अंदर कुछ इसको दो भागों के अंदर लोगों ने डिवाइड करा था, इकोनॉमिक और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो एक्टिविटी होती थी विच वी कैन वी अर्न लिवलीहुड,
जिसके अंदर जो लोग क्या करते थे, वो अपना जो अर्न करते थे और अपनी दिनचर्या को पूरा करते थे। वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रिफर्ड फ्रॉम आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट और पैट्रियोटिज्म। और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि दूसरे के अंदर क्या होता था, सिंपैथी लगा देते थे, ठीक है, और सेंटीमेंट लगा देते थे और पेट्रोटिज्म लगा देते थे। फॉर एग्जांपल, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, और डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, अ मैनेजर वर्किंग ऑन हिज ऑफिस एंड अ टीचर टीचिंग इन हिज स्कूल फॉर और डूइंग टू सो अर्न टू लिवलीहुड्स एंड आर देयरफॉर एंगेज इन एन इकोनॉमी। जैसे कि डॉक्टर क्या करता था, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देखता था, उससे वो अपनी क्लिनिक को ऑपरेट करता था। और मैनेजर क्या करता, मैनेजर अपने ऑफिस को संभालता था, उसके बदले में उसको एक सैलरी दिया करती थी। टीचर जो था वो टीचर टीच करता था एक स्कूल के अंदर। और ये सब लोग क्या करते थे, अपनी अपनी पूरी लिवलीहुड को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है ना, अपनी दिनचर्या को पूरी करने के लिए अपने कुछ पैसा अर्न करते थे और अपनी फैमिली को इससे हैप्पी रखा करते हैं। एंड आर देयरफॉर एंगेज्ड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, अ हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, और अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड एंड आर परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंस दे आर डूइंग सो आउट ऑफ लव और सिंपैथी। यानी कि दूसरी नॉन इकोनॉमी के अंदर क्या होता था, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होता था, कोई भी एक बॉय जो था वो हेल्प करता था कोई भी एक ओल्डर पर्सन की, वो रोड क्रॉस करने के लिए, जिससे कि वो एक नॉर्मल सी एक्टिविटी थी। इसके अंदर कोई अमाउंट वगैरह कुछ नहीं होता था। जो हमारी मम्मी है, घरों के अंदर हम लोग रहते हैं, हमारी जो मम्मी है, हमारे घर में जो बुआ है, मासी वगैरह जो भी हैं, वो हम लोगों को खाना वगैरह के लिए बनाकर एक तरीके से काम करती थी, और उसके बदले में उन लोगों को कुछ नहीं मिलता, वो सिर्फ हमारे लिए खाना बनाती हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ये सिर्फ एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, जो कि था बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के अंदर हम लोग देखेंगे, बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल of goods and services undertaken with a motive of earning profit by satisfying human needs in societies। ठीक है, तो अभी आप लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में समझ में आया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में समझ में आया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई, ठीक है। और कंसेप्ट ऑफ बिजनेस के अंदर अब बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है ना। मैं आप लोगों को इसके आगे वाला पार्ट जो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। तब तक आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो बेझिझक आप मुझसे मैसेज करके पूछिएगा, और प्लीज़ पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।